नमस्कार। इंडिया और चाइना की मिलिट्री लेवल बातचीत चल रही है बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, और उसमें क्या हो रहा है और कितनी डेवलपमेंट है, इस पे हम बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि तीन कंट्रीज, जिसमें सीरिया, जिसमें यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया, सॉरी सीरिया नहीं है, इन्होंने अपनी एयर स्पेस जो है वो डिनाई कर दी है इसराइल को कि वो इन तीनों कंट्रीज की एयर स्पेस से होकर के ईरान पर अटैक नहीं कर सकता। ये भी बातचीत करेंगे। साथ में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है ये भी बात करेंगे। एक लंबे में 4 साल से कमांडर कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन 4 साल से डेवलपमेंट हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ जनरल अश्विनी सिवाच, जो कि खुद इंडियन आर्मी में एक लंबे अरसे तक जिन्होंने मतलब देश को सेवाएं दी और अब भी वो देश की सेवा में लगे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये थैंक यू। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है बॉर्डर पे, इससे क्या उम्मीद है? और देखो, ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस साल के 2 बार होती है। एक होती है अप्रैल में और एक होती है अक्टूबर में। और ये अभी से नहीं, ये बहुत सालों से चली हुई है। और इसका मकसद होता है कि पूरा एक प्रकार जो सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर्स हैं और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये एक देखें कि आगे रोड मैप क्या होना है, किस प्रकार से हमने तैयारी करनी है, मॉडर्न वेपन इंडक्ट करने हैं, और जो पिछले 6 महीने में हुआ उसकी एक प्रकार से आप वो लेते हैं स्टॉक कि जो कार्रवाई हुई वो ठीक थी, हमें अब आगे कैसे जाना है, हमें अब नए हथियार क्या लेने हैं, अभी हमने स्ट्रेटजी क्या बनानी है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस। और ये तो ऑपरेशन हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में बात होती है, फिर वेलफेयर के बारे में भी बात होती है, जो कि हमारे फैमिलीज हैं, जवान हैं, उनके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज होता है। मगर इस साल क्या डिफरेंट है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज जिसकी तरफ रोहित आपका इशारा है। देखो, इस साल जो डिफरेंट है कि ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर दिल्ली में होती है, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर वहाँ पर है। और अभी कुछ एक टाइम से ये भी होने लगा है कि ये अलग अलग शहरों में भी है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का विचार है कि पूरे इंडिया में होनी चाहिए। मगर इस साल जो 2 हिस्सों में बांटी गई है, इसको हाइब्रिड हिसाब से किया जा रहा है। तो पहला जो है 11 और 12 तारीख को ये गैंगटॉक में, और फिर जो 25-26 तारीख को ये फिर दिल्ली में। अब जो गैंगटॉक में हो रही है, ये इसका बहुत बड़ा मैसेजिंग है कि गैंगटॉक जो है, आपको पता, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के है। और हम एक प्रकार से सीधा मैसेज चीन को भेज रहे हैं कि हमारे जो कमांडर्स हैं वो ग्राउंड की स्थिति से बिल्कुल वाकिफ हैं, और वो अपने जवानों के साथ आगे खड़े हुए हैं। तो ये सच्चाई है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत चीन को भेज रहा है। और कई बार जिस प्रकार से लद्दाख में भी हमारी प्रॉब्लम चली हुई है, चीन के साथ 22 कोर कमांडर मीटिंग होगी, मगर वहां पर भी अभी आपको पता ही है, जब आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हुआ है और क्या रह गया, बातचीत करेंगे। तो एक प्रकार से भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अब चीन को भेज रहा है कि भारत तैयार है, भारत ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए एक प्रकार सक्षम है, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो ये एक दिखाता है कि कॉन्फिडेंस कितना है अपने देश में। ये कोई सोच भी नहीं सकता था आज से कोई 10-15 साल पहले हम कुछ ऐसी हरकत करते। मगर अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत ने भेजा है चीन को। राइट सर, ये चीज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आवर ओन ऑपोजिशन के कुछ लोग, जो कि ये बोल रहे हैं कि इंडिया डर गया है बॉर्डर पे, जो है उसने कई गांव बसा लिए हैं और हमारी बहुत सारी जमीन पे कब्जा कर लिया। क्या रियलिटी है इसकी? देखो, पहले हम देखते हैं कि 22 कोर कमांडर की मीटिंग होगी, अभी तक हमने क्या सक्सेसफुली निगोशिएट कर लिया और क्या अभी तक रह गया है, और ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखो, ये सच्चाई है कि अप्रैल मई 2020 में 3 डिवीजन लेके जो चीन आ गया था हमारे ईस्टर्न लद्दाख में। ये कहना, हाँ, कहीं ना कहीं भारत को उसने सरप्राइज किया। कोविड था, सोचा नहीं था कि ऐसा ट्रेनिंग कर वो ट्रेनिंग के लिए आया, और ट्रेनिंग के बाद वो डायरेक्ट एक प्रकार वो लद्दाख के अंदर आ गया। मगर ये भी सच्चाई है, हमने 1 महीने में
अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ बाई एयर पावर का इस्तेमाल करते हुए हमने मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली। इसका मतलब हमने 3 डिवीजन प्लस वहां पर डिप्लॉय कर ली। तो एक प्रकार से चीन को ये बता दिया कि भारत बदला हुआ भारत है, भारत कमजोर भारत नहीं। तो पहला तो हमने ये करके दिखाया, एक भिन्नी के अंदर एक मिरर इमेज, और एक 28-29 अगस्त को हमने क्लास रेंज को पकड़ लिया। और क्लास रेंज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टैक्टिकल फीचर था जो कि बहुत ही भारत के लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि एक तो वो चशूल मोल्दो बोर्ड, जहां पर चशूल और मोल्दो में जहां बातचीत होती चीन और भारत की, चशूल जो है भारत की तरफ है, मोल्दो चीन की तरफ है, वो हमारे बिल्कुल कब्जे के अंदर था, उसको हम डोमिनेट करते थे। जो उनकी हाइट थी रजंगला, रिचिंगला, गुरंग हिल, मगर हिल और स्पांगुर गैप, उसको भी ये भारत की फोर्स डोमिनेट कर रही थी। स्पांगुर गैप वही जगह है जहां पर चीन 1962 में लद्दाख के अंदर घुसा था। इसका मतलब वो इलाका भी हमारे अंडर कंट्रोल था, हम चीन के अंदर जा सकते थे। तो ये सच्चाई है कि वो हमने ऐसा जो ऑपरेशन किया और जिस प्रकार से हमने क्लास रेंज को पढ़ा, वो एक काबिल तारीफ था, और उससे चीन बिल्कुल घबरा गया था, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए वो बातचीत करने के लिए तैयार हुआ, ये भी हमें समझना चाहिए। और फिर जो हमारे फ्रिक्शन पॉइंट थे वो नॉर्थ और साउथ पैंगोंग, वहां पर बातचीत हुई और वहां से ट्रुप्स जो है मुंह पीछे किया, चीन भी वापस गया। और उसके साथ फिर गोगरा हॉट स्प्रिंग, वहां से भी जो चीन है वो वापस गया। और गलवान जहां पर मुठभेड़ हुई थी 20 जून को, आपको पता ही है, जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और एक कमांडिंग अफसर भी थे, वहां पर हमने 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। और एक रॉ करेज का हमने डिस्प्ले किया था भारत की फौज ने। उससे भी चीन घबराया था कि ये वो चीन नहीं जो 1962 का है, ये एक बहुत सक्षम देश है। तो सच्चाई यह है कि इन तीनों जगह में हमारा डिसएंगेजमेंट हुई। मैं ये नहीं कहता कि डिंडक्शन हुई, डिसएंगेजमेंट हुई। मगर अभी भी 2 जगह में डिसएंगेजमेंट नहीं हुई जैसे हम चाहते हैं, यथास्थिति अप्रैल 2020 की। वो है देप्सांग और है आपका एक प्रकार से डेमचो। अब क्योंकि अब आप कहेंगे कि ये जो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई और अब हम क्या करें? देखो, इस पे बातचीत हो चुकी है, बात हम प्रेशर पूरा डाले हुए हैं। क्या भारत के अंदर घुसा है चीन? देखो, उसमें क्या है, ये चीजें जो हैं ये 10 साल में नहीं हुई, ये काफी समय से हो क्या रहा है। हम जो देप्सांग का इलाका है, पेट्रोल नंबर 10 से लेके 13 तक, 10, 11, 12, 13 हम जाते थे, वहां हम जा नहीं पा रहे। जहां पेट्रोलिंग पॉइंट तक हमारे फौज वहां तक जाती थी, इसमें कोई शक नहीं है, वहां पर नहीं जा पा रहे। और अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि चीन वहां से पीछे जाए और हम अपने जो हिस्टोरिकल हमारे जो पेट्रोल पॉइंट हैं, 10 पॉइंट, PP10, PP11, PP12, PP13, वहां जा पाए। वो अभी तक हुआ नहीं। इसी प्रकार डेमचोक के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट तक जहां पहले जा सकते वो जा नहीं पाए। अब बात आती है कि देप्सांग ऐसा क्यों है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, वहां पर मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 कोर ले लद्दाख में करीब 2 साल। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है दोनों देश के लिए, देप्सांग बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। जो चीन है वो समझता है कि अगर उसके पास देप्सांग बल्ज में वो आगे आता है तो वो डायरेक्टली जा सकता है नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर बाईपास करते हुए डीपीओ, और वो सैंडविच भी कर सकता है सियाचिन ग्लेशियर और नुब्रा वैली को, क्योंकि ईस्ट से जो आपका एक्साइचिन से चीन और वेस्ट से जो गिलगित पाकिस्तान से पाकिस्तान, वो दोनों एक प्रकार सैंडविच कर सकते हैं नुब्रा वैली और आपके सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सच्चाई है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इसीलिए पीछे नहीं जाना चाहता, वो रहना चाहता आगे, क्योंकि वो उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। और भारत के लिए वो जो डीबीओ है वो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। जब से हम अपने वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट सभी टाइप के उठाने लगे हैं, हम वहां से काराकोरम हाईवे को भी डोमिनेट करते हैं, वेस्टर्न हाईवे जो सिंगजांग से लासा जाता है, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बना है गिलगित पाकिस्तान से जाता है,
उसको भी डोमिनेट करते हैं। तो वो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत चाहेगा वो वापस जाए, पुश करा जाए। तो वो अभी स्टेलमेट चला हुआ है, क्योंकि चीन अपना स्टैटिस्टिक हिसाब से वो सोचता है कि जिस बल्ज में वो आगे है वो वापस नहीं जाए, क्योंकि उसको फायदा है। तो और डेमचौक है, वहां पर कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। मुझे लगता है डेमचौक का जो इशू है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, पर डेप्सांग जो इतना आसानी से रिजॉल्व होने वाला मुझे लगता नहीं आज की तारीख में। मगर ये सच्चाई है कि भारत ने अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी वहां बहुत बढ़ा दी, और भारत ने पहले तो ये समझना चाहिए व्यूअर्स को कि हम पहले जो चीन के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश अपनी डिफेंस जो थी डिफेंसिव थे, कि हम अगर चीन आ गया तो हम वहां किस प्रकार से डिफेंडेड जो एक प्रकार लड़ाई लड़ेंगे, डिफेंसिव से कैसे लड़ाई लड़ेंगे। मगर अब समय बदल गया है, हमने 2 स्ट्राइक कोर कर दी। एक तो एक नई स्ट्राइक कोर माउंटेन्स के लिए रेज की 17, और एक स्ट्राइक कोर जो हमने वेस्टर्न बॉर्डर से मूव करके नदर्न बॉर्डर पे डाल दी है, जो हमारी एक प्रकार से 1 कोर है। तो सच्चाई यह है अब हमारे पास 2 कोर हैं जो कि माउंटेन कोर हैं ऑफेंसिव के लिए। मतलब हमने चीन को मैसेज भेजा है कि ऐसा नहीं कि चीन ही भारत में घुस सकता है, भारत के अंदर काबिलियत है कि हम चीन के अंदर घुस सकते हैं। तो ये माइंडसेट जो है ये अब चीन को भी बहुत डरा के रखता है कि हमारे पास 2 स्ट्राइक कोर हैं और वो भी माउंटेन की। तो एक तो ये बदलाव हुआ है। दूसरा बदलाव क्या आया है कि देखो हमने सच्चाई है अपने आप को डेवलप नहीं किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तो हमने ये सोचा था, हमारी सोच विचार ये थी आज से 20-22 साल पहले कि अगर हम सड़कें बना लेंगे तो उसका इस्तेमाल चीन कर लेगा अगर घुस जाएगा तो भारत में। ये हमारा सोच विचार था, हम डिफेंसिव माइंड से। आज आप देखें सड़कों का जाल बिछ गया है। आज हमने सड़कें बना ली हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, वहां पर हमने जो टनल बना ली हैं, वहां पर हमने अपने जो एयरफील्ड्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया, न्योमा के एयरफील्ड को अपग्रेड कर दिया है। वहां पर हमने अपने लॉजिस्टिक नोड क्रिएट कर दिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। वहां पर हमने गांव बसाए हैं जो कि एक मॉडर्न विलेजेज है, जिसकी बात आप चीन का कर रहे हो, मैं उनका भी बताता हूँ। पर हमने भी अपने विलेजेस को कर दिया कि अब भारत, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये लास्ट विलेज नहीं है जो बॉर्डर के पास है, वो फर्स्ट विलेज है। इससे क्या होगा, एक माइंडसेट चेंज होगा। वहां पर हमने उनके लिए नेट की सुविधाएं, पानी, बिजली और कुछ ना कुछ एक्टिविटी। इससे क्या होगा, जो लोग प्लान करके थे सर्दियों में चले जाते थे अब वो वहीं रहते, क्योंकि वहां पर एक्टिविटी होने लगी, वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। और जिस प्रकार से हमने अपनी डिफेंसेस को मजबूत किया, अपनी फौज को मॉडर्नाइज किया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को मॉडर्नाइज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और चीन की आंखों में आंखें डाल के देखना, और चीन के डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना, ये मुझे लगता है लास्ट 10 साल में हुआ है। और इसलिए अब भारत ये जानता है कि इतना आसान नहीं होगा, चीन कुछ करेगा तो भारत उसका जवाब बहुत जोरों से देगा। और आज मुझे लगता है पलटा कहीं ना कहीं भारत की तरफ है। उसकी वजह जैसे मैंने बताया कि हमारी जो फौज है वो एक बैटल हार्डन है, वो इन हाइटों पे लड़ने के लिए रहती है, इन पे रहने की आदी भी है। मगर चीन की एक कॉन्स्पिरेशन आर्मी है, वो इन हाइटों पे नहीं रहते, वो पीछे रहते। एक तो यह है कि भारत की जो फौज है वो एक प्रकार से ज्यादा ट्रेंड है, मोटिवेटेड है। दूसरा, हमारी जो एयर पावर है वो भी वहां पर ज्यादा उसको एज है, क्योंकि हमारी जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट पे है, तो हमारे एयरक्राफ्ट ज्यादा पे लोड कैरी कर सकते हैं बृहस्पति चीन के। और जो दूसरा मैंने बता रहा था, हमारी जो आर्मी है उसके अंदर भी हमने नए से नए हथियार रखे हैं। आज की तारीख में जो हथियार भारत के अंदर आए हैं, चाहे वो आपकी न्यू मशीन गन्स हैं, आपके एक प्रकार से राइफल है इन्फेंट्री सोल्जर की, उसके पास नाइट विजन डिवाइस हैं, हमारे पास अभी ड्रोन्स आ गए हैं, हमारे पास मिसाइलें आ गई हैं इन्फेंट्री में। उसके बाद हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो मॉडर्न है बहुत,
चाहे वो सुखोई 30M के आए, मिराज 2000, MiG-29, जगुर, उसके बाद अपाचे अटैक हेप्टर आ गए, राफेल आने से जो 4.5 जनरेशन है वो पलटा भारत की तरफ है। तो मतलब ये है, चीन को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं इसके कि चीन भी डेवलप कर रहा, ये बिल्कुल नहीं है। चीन 60-70 साल से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा था, हम ये लास्ट 10 से 12 साल से ज्यादा डेवलप किया है, मगर हम वी आर फास्ट कैचिंग अप। अगले 5-6 साल में भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीन के बराबर या चीन से आगे निकल जाएगा। मगर ये मैं जो बता रहा हूं कि ये ग्राउंड पे हो चुका है कि भारत काफी मजबूत है, और भारत की जो एयर शक्ति मैंने बताया कि वो उसकी एज है चीन के ऊपर, और जो हमारी नेवल पावर है, क्योंकि याद रखो लड़ाई इंडियन ओशन में होगी आने वाले टाइम में। इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कई बार ओवरलुक कर देते हैं। हाँ, जमीनी लड़ाई भी होगी, मगर समुद्र में जिस प्रकार से चीन अपना नेवल कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, आज सबसे ज्यादा शिप वर्ल्ड में चीन के पास है। हाँ, ये मैं मानता हूँ क्वालिटी नहीं है जितनी अमेरिका की है, उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 तीसरा उसका बन चुका है, जबकि अमेरिका पर 13 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं। मगर ये सच्चाई है, चीन बड़े जोरों से न्यूक्लियर पावर सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन भेजता है इंडियन ओशन में, तो इसलिए भारत की नेवी बहुत मजबूत होनी चाहिए, इसमें कुछ और आज की तारीख में है, मगर उसको मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विराट है, और अभी हमने आईएनएस विक्रांत भारत में खुद बनाया है। तो भारत मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर से अपने हथियार खुद बनाता है, ये भी एक बहुत काबिले तारीफ है। 70% के करीब हम अब हथियार खुद बनाने लगे। तो ये सच्चाई है, भारत की जो नेवी है उसके अंदर जिस प्रकार से सबमरीन्स हैं, जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम एक मलक्का स्टेट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और वहां से चीन का 70% का ट्रेड जाता है। अगर वो हो जाता तो चीन के पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं, तो ये चीन को भी मालूम, ये चीन की वल्नरेबिलिटी, पर ये वल्नरेबिलिटी ज्यादा देर नहीं रहेगी, इसलिए इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, जिससे वो ऑयल यहाँ से लैंड रूट से भी ऊपर ले जाए, चाहे वो यूनान प्रोविंस में या सिंगजांग में। ये हमें ध्यान देना है, मगर हम अपनी नेवी को भी मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है। हमारे पास 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर भी होना चाहिए जिसकी चल रहा है, हमारे पास सबमरीन बढ़नी चाहिए, न्यूक्लियर पावर सबमरीन आनी चाहिए, क्योंकि चीन जो है जिस प्रकार से अपना दबदबा इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन बना रहे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जैसे मैंने बताया, आज हमारे अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है कि हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये चीन को भी पता है। तो मैं यही कहूंगा, बहुत ही भारत ने लास्ट 10 साल में प्रोग्रेस की है, और भारत अभी भी करता जा रहा है, और भारत एक मैसेज भेज रहा है चीन को कि ये बदला हुआ भारत है, ये भारत जो है आंखों में आंखें देख के बात करेगा, और भारत डरने वाला नहीं, भारत डराने वालों में से अब है। रोहित। राइट सर, मैं एक चीज पूछ रहा था, वो ये कि हमारे यहाँ से कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमारे इतने स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है, हमारे यहाँ अंदर आकर के उसने गांव बसा दिए हैं। ये ऐसी लैंग्वेज पॉलिटिशियंस बोल क्यों रहे थे? क्या ये सच है, या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, या कहीं ना कहीं चाइना के एजेंट इसमें घुसे हैं, कहीं कहीं डीप स्टेट को? देखो, सच्चाई ये है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। देखो, ये सच्चाई है कि चीन ने इलाका लिया हुआ है भारत का, वो अक्साई चीन का 1962 में लिया है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो एक सक्षम गैम वैली है जो कि चीन को दी है पाकिस्तान ने, जो कि पीओके का हिस्सा था, तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तो अक्साई चीन का चीन 1962 में ले गया था। अब आती है बात कि भाई अब जो प्रेजेंट है उसमें चीन घुसा है नहीं। देखो, सच्चाई क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये लाइन डिमार्केट नहीं है ग्राउंड पे। ये कहना कि ये इलाका मेरा है आपका बड़ा मुश्किल है। पहले क्या होता था, जो पेट्रोलिंग करते थे, हम एक पॉइंट तक जाते थे, ये सोचते थे कि ये इलाका हमारा है, और फिर कुछ दिनों के बाद चीनी वहां आते थे, चीनी इस तरफ आ जाते थे, वो सोचते थे हमारा इलाका है, क्योंकि डिमार्केट तो है नहीं ग्राउंड पे।
मुझे रोहित आपको शायद समझ आ रही है नहीं है, तभी हम कह रहे हैं बार बार कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ग्राउंड पे डिमार्केशन नहीं होगी तब तक ये भी नहीं पता कि इलाका कौन सा किसके है, क्योंकि वहां पर ना तो नो मैन लैंड है, ना इधर के थे ना उधर के थे। तो ये कहना कि उसने हमारा ले लिया या हमने उसके हिसाब से हमने बहुत एरिया उनका ले लिया, तो ये है सच्चाई। ये जब तक डिमार्केशन नहीं होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, आईबी नहीं बनेगा, तब तक बहुत मुश्किल है ये कहना कि कोई इलाका करे। और मैं यही कहूंगा कि अब लास्ट 10 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत बहुत ही अग्रेसिव है, भारत की फौज को पूरा लूज रोप है कि आप जैसा समझते हैं वैसा एक्शन ले सकते हैं आपको। तभी तो भारत आज उस हालात में है कि चीन की नजरों में देखे, क्लास ने ली। यांगसे में क्या हुआ था अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के अंदर, यांगसे में जब वो चीन की फौज आई थी उनकी क्या पिटाई की थी। तो ये सच्चाई है हमारा, हम ऑफेंसिव हैं, प्रोएक्टिव हैं। और अगर कोई पॉइंट ऐसा बोलता है बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। भारत, ये सच्चाई है कि अभी तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं हुई, तभी तो प्रॉब्लम है। और वो हमने बता दिया, ये 2 जगह है दैपसांग और दैमचौक, क्योंकि हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट में नहीं जा पा रहे जहां तक हम जाते थे, जहां तक हम समझते थे ये पॉइंट हमारे हैं, वहां तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चीन हमको नहीं जाने दे रहा। तभी हम कह रहे हैं कि इसको डिसंगेज करो, पीछे जाएं। हम अपनी जो यथास्थिति अप्रैल 2020 की को चाहते हैं। राइट तो ये या रोहित, राइट सर, एक खबर और आई, वो हम चलते हैं अब इजराइल की वॉर की तरफ, इजराइल के ईरान की। उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इन 3 कंट्रीज ने बोला कि हम इजराइल को नहीं अलाउ करेंगे कि वो हमारी एयर स्पेस को यूज करे। तो क्या आपको दिख रहा है कि एक तो मतलब इजरायली अटैक सामने है, सबको दिख रहा है, कब होगा वी डोंट नो, लेकिन हाँ होगा जल्दी, ये सब जानते हैं। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इन सब का मना करने का मतलब क्या है? क्या इजराइल अलग थलग पड़ रहा है, या एक लामबंदी हो रही है इजराइल के खिलाफ, या ये सिर्फ अपने आप को सेव कर रहे हैं, नथिंग एल्स? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अब ज्यादा छिड़ेगी। अब जिस प्रकार से 1 अक्टूबर को ईरान ने 180 जो फतह मिसाइल जो फायर की हैं इजराइल पे, हाँ ये ठीक है 90 to 95% जो मिसाइलें थी उनको हवा में मार गिरा गया आयरन डोम सिस्टम से, पर कुछ तो नुकसान हुआ है, जबकि इजराइल बोल रहा है कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ, मगर हो सकता है कुछ ना कुछ नुकसान हुआ हो। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल पलटवार करेगा और इजराइल ऐसा पुख्ता करेगा कि कोई ना कोई ज्यादा नुकसान हो ईरान को। वो क्या कर सकता है पहले हम ये डिस्कस करते हैं। उसके पास 3 ऑप्शन है। एक तो वो जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो उसका टारगेट 1 है। उसके बाद उसका जो एनर्जी सेक्टर है, जो ऑयल है, गैस है, उनके डिपोज हैं, उनको बर्बाद कर सकता है। तीसरा है जो कम्युनिकेशन सेंटर और जो उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं और उनकी जो लीडरशिप है उसको टारगेट करेंगे। तो ये 3 मोटे मोटे ऐसा लगता है कि टारगेट हो सकते हैं। इनमें से प्रायोरिटी देगा जो इजराइल की किसको टारगेट करे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि सभी टारगेट को कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, और क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा। पहला है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटी, देखो ये सच्चाई है आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि जब भी वो इतने करीब होता है कि वो न्यूक्लियर हथियार जो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 93% से ज़्यादा करे, तो इजराइल और ज़्यादातर इजराइल और साथ में अमेरिका मिलकर कोई ना कोई सबोटाज करा देते थे और ऐसी कार्रवाई कर देते थे कि वहाँ पर फिर या उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते मिसाइल से, वो फिर वहाँ से पीछे आ जाते थे और वो आज तक न्यूक्लियर हथियार बना नहीं पाए ऐसा लगता है। क्योंकि याद रखो कि ये जो 5 न्यूक्लियर स्टेट हैं, इसके अलावा 4 देश तो बना चुके हैं, जिसके अंदर भारत भी है, पाकिस्तान भी है, इजराइल खुद है और नॉर्थ कोरिया है। तो नॉर्थ कोरिया से तो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, उसका जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा है, तभी तो वो जो एक प्रकार शाही ड्रोन देता है रूस को, फतह मिसाइल बनाए।
तो यह सच्चाई है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी नंबर 1 टारगेट है इजराइल के लिए उनको, क्योंकि अब ईरान बड़े नजदीक है न्यूक्लियर हथियार बनाने के। अगर अब मौका छोड़ दिया तो फिर मुश्किल है। अब आती है कि क्या ये आसान है? देखो, ये आसान नहीं। अब ये क्यों नहीं आसान? क्योंकि ईरान ने ये लेसन सीख लिया है कि इसके ऊपर हमला होगा। उनको अंडरग्राउंड है 2 से 3 किलोमीटर डीप इनसाइड। ऐसे में किसी मिसाइल का और किसी ड्रोन का या बम का अंदर घुसना और बर्बाद करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, मगर वो हार्डन टारगेट है, प्रोटेक्टेड है, बड़ा मुश्किल होगा। क्या इजराइल और कोई तरीका अपना सकता है? यस, इजराइल की जो मोसाद है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है ईरान की इंटेलिजेंसी, IRGC की जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर। क्योंकि जिस प्रकार से, चाहे उसने हसन नासरुल्लाह को मारा हो, इस्माइल हानिया को मारा हो, फवाद शकूर को मारा हो, या आपका इब्राहिम अकील, ये सब के सब इंटेलिजेंस ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं लीक हुई थी। तो इसका इतना मोसाद आज ईरान की इंटेलिजेंसी के अंदर घुस चुकी है, तो वो सबोटाज भी करा सकते हैं। तो ये सच्चाई है, सबसे बड़ा टारगेट है न्यूक्लियर फैसिलिटी, अगर वो कर सके तो। मगर जैसे मैंने बताया, आसान नहीं होगा, क्योंकि अब बात आती है उसका जो दूसरा टारगेट है वो है ऑयल और गैस के, जो इनके एक फैसिलिटी है। देखो, ऑयल और गैस की फैसिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर उनके ऊपर हमला होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका उसको बार बार मना कर रहा है इजराइल को कि आप इसको टारगेट नहीं करो, ये चेन रिएक्शन है। वो कैसे? अगर मान लो इनके ऑयल और गैस के जो डिस्ट्रॉय करता है, तो एक तो सब जगह रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये ईरान जो है 20 से 22% ऑयल देता है पूरे वर्ल्ड को, तो ये होगा। दूसरा, ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर मेरे ऑयल फैसिलिटी को आप हिट करेंगे तो हम इजराइल की भी ऑयल फैसिलिटी करेंगे, जैसे हाफिया है या बाकी जगह जहां पलटवार नंबर 2। उसके बाद इजराइल ने क्या के ऊपर उन्होंने ये भी कहा है, ईरान ने, कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी दूसरे देशों के भी है, जिसमें सऊदी भी है, इराक भी है, या ओमान भी है, UAES, उनके करेंगे। अगर उन्होंने एयर स्पेस अपनी इजाजत दी तो उनकी भी जो ऑयल फैसिलिटीज को हम बर्बाद कर देंगे। इसीलिए वो अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल नहीं कर सकता अगर वो ईरान पे हमला करता है, उसको ऐसे कनेक्ट करना है। मगर ईरान ने ये वार्निंग दी है कि अगर मेरे ऑयल फैसिलिटी पे इस्तेमाल किया जाएगा तो हम ऑयल फैसिलिटी जो हैं इजराइल की भी हिट करेंगे, और अगर एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी इन देशों ने, जो कि सऊदी अरेबिया, UAE और आपका तीसरा देश कतार, तो उसके ऊपर हाँ, तो उसको हम हिट करेंगे। तो ये भी सच्चाई है। इसलिए उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर दिया। वो नहीं चाहते इस लड़ाई के अंदर शामिल होना, वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट। इस लड़ाई के अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम वर्ल्ड वो शांति चाहता है, वो इस लड़ाई में नहीं आना चाहता। कुछ एक देश हैं जो कि खड़े हैं ईरान के साथ, ज्यादातर देश जो हैं वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वो आपके एक किसी तरीके से टर्की को कह दें, आप देख लें, सीरिया, इराक जो मिलिशिया हैं वहां पर, उनको लेबनान, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जिसके अंदर शिया पॉपुलेशन, तो सुन्नी और शिया में बटा हुआ है मिडिल ईस्ट आज की तारीख में। तो ये भी सच्चाई है कि इसलिए ऑयल सेक्टर। तीसरा जो है आपका टारगेट है, हेडक्वार्टर हो, कम्युनिकेशन सेंटर हो, इनको हिट कर सकता है। प्लस वो लीडर्स को तो उसने काफी हद तक मार दिए। हो सकता है वो अयातुल्लाह खमानी को टारगेट करने की कोशिश करें। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, वो तो समय बताएगा। 2-3 चीजें देखो रोहित, उन्होंने जो बोलनी है। कल नेतन्याहू ने बोला है कि एक तो सरप्राइज होगा और एक बहुत पुख्ता जो हम हमला करेंगे, और हम एक प्रकार से स्विफ्ट, सरप्राइजिंग
हमला करने वाले हैं। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज करेंगे कोई नया करके, ऐसा लगता है कुछ एक नया करके, क्योंकि वो भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहते कि ये लड़ाई बढ़े। अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन है। अमेरिका, जो बाइडेन की बात हुई कल नेतन्याहू से, करीब 30-35 मिनट, 5 महीने के बाद बात हुई है रोहित, ये भी समझ। उसमें उसने यही बताया कि कि हम करेंगे, मगर उसने कोई इशारा नहीं किया क्या करेंगे और कब करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमेरिका प्रेशर डाल के उसको बंद कराए या कोई लीक हो। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका की भी नहीं सुनने वाले नेतन्याहू, वो अपनी मनमानी करेंगे, मगर जल्दी ही। हाँ, ये हो सकता है कि आज है या कल है, उसमें टाइम भी लग सकता है, क्योंकि उसको इसलिए लग सकता है कि उसकी प्रायोरिटी अभी हिजबुल्ला जो है लेबनान में है, उनको धकेलना है पीछे। वो धकेलना क्यों है? क्योंकि उसके 60 से 70 हजार इजरायली नॉर्थ इजराइल से पलायन कर चुके हैं, उनको वापस लाना है। उसके लिए उसने बफर जोन बनाना है, उसके लिए उसने हिजबुल्ला को पुश करना है, उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना है। वो कर रहा है कार्य। क्या वो इसके साथ ही कर देगा या पहले उन ऑपरेशन को करके करेगा, ये कहना मुश्किल है। पर इजराइल करेगा, बहुत सरप्राइज करेगा और बहुत ही सटीक ऐसा करेगा जिससे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये मेरा सोच विचार है रोहित। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत डिटेल में बताया सर, और इतना डिटेल में आप ही बता सकते थे इस सबको। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू रोहित, जय हिंद।